चलिए सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट करें। पढ़ के आए हो पिछले क्लासेस में? आए हो कि नहीं आए हो? वो तो अभी पता चलेगा। ठीक है, चलो तो हम लोग लोक गाथा के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? लोक गाथा। तो लोक गाथा को मैंने सबसे पहले बताया था आपको आदिकालीन लोक गाथा। कौन सी लोक गाथा? आदिकालीन लोक गाथा। तो आज हम लोग क्या सुनेंगे? कहानी। आदिकालीन लोक गाथा। अब इस आदिकालीन लोक गाथा को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं भैया। कितने भागों में? 3 भागों में। 1, 2 और 3। चलिए बताएंगे, पहला क्या है आपका? ठीक, प्रेम प्रधान। दूसरा है वीर गाथाएं। तीसरा है आपका धार्मिक एवं चलिए, तो आदिकालीन हमने लोक गाथा के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो मैंने प्रेम प्रधान गाथाओं में सबसे पहला गाथा बताया था आपको, क्या? अहिमन रानी की गाथा। दूसरा गाथा है हमारा केवला रानी की गाथा। तीसरा है रेवा। ठीक है, तो अहिमर रानी की गाथा, केवला रानी की गाथा, रेवा रानी की गाथा, ये हमारी कौन सी गाथाएं हो गई? प्रेम प्रधान गाथाएं। उसके बाद अगर मैं वीर गाथा की बात करूं तो राजा वीर सिंह की गाथा। राजा वीर सिंह की गाथा। फिर फूलवासन की गाथा। फूलवासन की गाथा। दूसरा पंडवानी गाथा। तो आज हम लोग पूरे इमेज के साथ पढ़ते जाएंगे, ठीक है? ओके, मेरा दोनों पीडीएफ ओपन हुआ है कि नहीं जी? नहीं हो पाया है, ठीक है, करवाएंगे उसको। ठीक तो ठीक है, प्रेम प्रधान गाथाएं, वीर गाथाएं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे धार्मिक एवं पौराणिक गाथाएं। ठीक है, अब वो वाला इमेज को मैं लगवा लेती हूँ। ठीक है, तो मैं पूरा आप लोगों को एकदम इमेज के हिसाब से पढ़ाऊंगी, एकदम तस्वीर के हिसाब से, कि तुरंत चीजें जो है आपके समझ में आ पाए। ठीक है, तक रिवाइज करते रहो आप लोग। बाकी कहानी याद है आप लोगों को? पूरा कंठस्थ? 15 अगस्त यहाँ पे मनाए ना, तो एक एक को एक एक गाथा बोलने के लिए बोलूंगी, वो भी छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ी में उसको आप लोग रिहर्सल करके आएंगे। ठीक है, क्यों रे, तू गायब नहीं होना है। और ये बात समझ में, तो छत्तीसगढ़ी में हम अगर लोक गाथाओं के बारे में पढ़ते हैं तो लोक गाथा ऐसी होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? हस्तांतरित होती है, जिसको हमारे जो दादी नानी लोग होते हैं उसको कहानियों के माध्यम से हमें सुनाया करते थे। तो इसी कहानियों को छत्तीसगढ़ में लोक गाथा के रूप में गाई जाती है। ठीक है, ओके।
तो जिसमें से हम लोक गाथा को अलग-अलग भागों में बाँटे हैं। तो पहला भाग है हमारा आदिकालीन लोक गाथा। तो आदिकालीन लोक गाथाओं में हमने फिर से 3 भागों में बाँटा इसे, प्रेम प्रधान गाथाएँ, वीर गाथाएँ, धार्मिक और पौराणिक गाथाएँ, जिसमें हमने अहिमर रानी की गाथा को देखा, केवला रानी की गाथा को देखा, रेवा रानी की गाथा को देखा, साथ ही साथ राजा वीर सिंह की गाथा, उसके बाद फूलवासन की गाथा और पंडवानी गाथा। तो मैंने आप लोगों को अहिमर रानी की कहानी सुनाई है, ठीक है? उसके बाद कौन-सी कहानी सुनाई हूँ? केवला रानी की कहानी, ठीक है? और आज हम लोग पढ़ेंगे किसकी कहानी? रेवा रानी की कहानी, वो भी फुल्ली इमेज के माध्यम से, ठीक है? फूलवासन नामक फूल, है ना? उसकी कहानी भी हम पढ़ेंगे कि फूलवासन एक्चुअल में फूल थी कि किसी राजा की बेटी थी, ठीक है? तो कहानियाँ प्रचलित है भई, बहुत सारी। चलो, तो चलें फिर? चलिए। तो लोक गाथा वह लोक कथा या कहानी होती है जो लोगों के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से बोलकर या पढ़कर सुनाई जाती है। यह जनता द्वारा बनाई गई कहानी होती है। इसे लिखा नहीं जाता बल्कि क्या किया जाता है? सुनाया जाता है। इसमें अधिकतर हम राजा रानी, वीर योद्धा, प्रेम, त्याग, चमत्कार जैसी बातें होती है और अलग-अलग जगहों पर थोड़ी, है ना, बदलाव के साथ कहानी सुनाई जाती है। वही लोरी चंद की अगर हम कहानी सुनाएँगे ना तो अलग-अलग लोग जो हैं उसे थोड़ा-सा अलग-अलग टाइप से सुनाते हैं। जैसे कि हम सुनकर किसी कहानी को, है ना, मतलब सुने रहते हैं ना कहानी को, और जब हम सामने वाले को सुनाते हैं तो कहानी हमें एज़ इट इज़ याद रहती है क्या? नहीं रहती। तो थोड़ा-सा बदलाव के साथ हम उसे सुनाते हैं। ठीक है? तो अलग-अलग जगह में कहानी जो है वो हमें अलग-अलग सुनाई देती है। ठीक है? अब उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं कुछ राजा-रानी की तस्वीरें दिखाई थी आप लोगों को, ठीक है? दिखाई थी मैं आप लोगों को तस्वीरें, जिसमें मैंने आपको बताया था ये, ठीक है? कौन-सी कहानी है ये? अहिमर रानी की गाथा। कौन-सी गाथा? अहिमर रानी की गाथा। एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है जी, थोड़ा-सा बंद करवाएँगे क्या? कौन-सी गाथा है जी? अहिमर रानी की गाथा। एक बार रिवाइज़ करें फिर हम लोग नई चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये है हमारी विलन सासू माँ। कौन-सी सासू माँ? विलन सासू माँ। जानते हो ना सीरियल की है ये, है कि नहीं है? और कई सारी सासू माँ जो हैं, है ना? हमेशा अपनी बहू को थोड़ा-सा एकदम कठोरता दिखाती है ना? कई सारी सासू माँ ऐसी रहती है कि जल्दी से आप कोई चीज़ को अगर पूछोगे तो जल्दी से आज्ञा देती है क्या? नहीं देती। तो इसी तरह बेचारी अहिमर रानी की गाथा में हम क्या पढ़े थे कि अहिमर रानी अपनी सासू माँ को क्या करती है? हठ करती है, जिद करती है कि सासू माँ मुझे कहाँ जाना है? तालाब नहाने के लिए जाना है। उसकी सासू माँ प्रत्युत्तर में क्या देती है? उत्तर क्या देती है? कि घर में तो इतनी सारी, है ना, क्या है? कुआँ हैं, बावली हैं, आप घर में नहा लो, है ना? अगर मेरे बेटे को पता चलेगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? लेकिन रानी जो है वो जिद में आ जाती है कि मुझे तो जाना ही है, ठीक है? फिर क्या होता है? वो अपनी 14 दासियों को लेके चले जाती है तालाब नहाने के लिए, और क्या लेके जाती है साथ ही साथ में? मटका लेके जाती है, ठीक है? नॉर्मल मटका लेके जाती है। फिर क्या होता है उसके बाद, अब इन लोग नहाते हैं, है ना? जैसे दासियों के साथ नहाते हैं और नहा के वो जैसे ही निकलती है कि तालाब के तट में कौन बैठा रहता है? व्यापारी बैठा रहता है, और व्यापारी जो है वो रानी के मटके को ले लेता है। ले लेता है ना? और मटका देने से, है ना? एक्स्ट्रा वॉइस आ रहा है। वो मटका को कौन ले लेता है? व्यापारी ले लेता है। और रानी की जिद करने के बावजूद, रानी के हठ करने के बावजूद भी मटका को वो नहीं देता है, और क्या बोलता है कि रानी जी अगर आप मेरे साथ पासे का खेल खेलेंगी, तब मैं आपको ये मटका दूँगा। कौन बोलते हैं? व्यापारी बोलते हैं। फिर रानी उनके साथ क्या करती है? पासे का खेल खेलती है, और रानी जो है वो पासे के खेल में अपने सारे गहने जेवर हार जाती है, और हारने के बाद रानी जो है मायूस हो जाती है, क्योंकि उसको राजा को जवाब देना है। मतलब हवेली जाके जी, राजमहल जाके। तब वो व्यापारी पूछते हैं कि रानी जी आपका मायका कहाँ है? तो वो बोलती है कि दुर्ग के राजा मेरे भाई हैं, दुर्ग मेरा मायका है।
तो व्यापारी क्या बोलते हैं, अरे दुर्ग के राजा तो मोर दोस्त हरे, है ना, और ते हम मोर दोस्त के बहनी हस, त मोरो बहनी हो गेस, है ना। कौन बोलिस जी, व्यापारी अब बोलिस। फिर ओकर बाद मोर बहनी हो गए त सारा जेवर तोर हो गए करके वो अपन साथ रखे रही गहना जेवर तेला कौन ला दे दिस, रानी ला दे दिस, ठीक है। और रानी है बड़े खुशी खुशी, है ना, सोना के मटका भी मिल गए, गहना जेवर भी मिल गए, और वो गहना जेवर और मटका धर के कहाँ चल दिस, महल, राजमहल। फिर राजा जब ओकर गहना गुठा जेवर और मटका ला देखी सोना के, तो रानी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करिस, ठीक है। और गुस्से में का कर दिस हुआ भाई, रानी ला मायके छोड़े बर बोलिस, ठीक है, चल मैं तोला अभी मायके छोड़ दूं, ठीक है। फिर उनके बाद, ठीक है, चलो अब फिर हम लोग हिंदी में जाते हैं। अब क्या होता है कि राजा जो है वो रानी को, है ना, गुस्से में आ गए हैं, अब मैं तुमको मायका छोड़ के रहूंगा करके राजा क्या करते हैं, रानी के बाल को पकड़ते हैं और सीधा घोड़े में बिठा देते हैं, और घोड़े के पूंछ से उनकी चोटी को बांध देते हैं। किस तरह से बांधेंगे, अब यहाँ पे दिखाती हूँ, ठीक है। अब चोटी को तो खींचे, लेकिन रानी के बॉडी पार्ट को इस तरह से बांध दिए घोड़े के पूंछ से, और उसको घसीट कर उसके मायके के साइड वो ले जा रहे हैं, ठीक है। रानी को क्या कर रहे हैं, वो घसीट कर अपनी मायके के साइड ले जा रहे हैं, और रास्ते में ही किसकी मृत्यु हो जाती है, रानी की मृत्यु हो जाती है। कौन सी रानी, अहिमर रानी, ठीक है। फिर उसके बाद बीच में घूमते घूमते उसका भाई था जो व्यापारी था, वो देख लेता है भाई, ठीक है, क्योंकि केवला रानी की गाथा भी सेम सेम है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो बीच में कौन देख लेता है, उसका भाई। फिर उसके भाई को बहुत ज्यादा दुख होता है, मतलब उसका व्यापारी भाई। फिर वो महादेव और पार्वती जी की बहुत पूजा करता है कि मेरी बहन को जीवन दान दे दीजिए करके। तो यहाँ पे आप निस्वार्थ उसके भाई के प्रेम को देख सकते हैं कि कैसे जिसके साथ खून का रिश्ता भी नहीं है उसके बावजूद भी उनके मतलब बहन मान चुके थे, मतलब वहां पे एक निस्वार्थ प्रेम की भावना आपको दिखाई देती है कि कैसे अगर हम खून का रिश्ता भी नहीं है तब भी हम अगर किसी को मान लिए तो उसके लिए हम जो भी करना पड़ेगा हम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनके व्यापारी भाई ने भगवान से रिक्वेस्ट किया, और जब भगवान जी प्रकट हुए तो उनकी बहन को जीवन दान दिए। लेकिन अब अहिमर रानी की जो चेहरा है वो बदल चुका था। अब दोनों भाई बहन कहाँ चले जाते हैं, राजा के गांव में ही चले जाते हैं, उनके शहर में ही चले जाते हैं जहां पे राजा का महल था, और तंबू लगा के अपना व्यापारिक कार्य करने लगते हैं, सामान वामान बेचने लगते हैं। फिर उन लोग क्या करते हैं, गेहूं पीसने जाना था, ठीक है, तो गेहूं पीसने का जो जगह है वो राजा के यहाँ था। तो रानी जो है वो क्या करती थी, मस्त से राजा के यहाँ गेहूं पीसने के लिए जाती थी, और राजा जो है उसके सौंदर्य पर क्या हो गया था, मंत्रमुग्ध हो गया था, मोहित हो गया था। वो बहुत दिन से पीछा करता था रानी का, ठीक है। और एक दिन वो सोचता है कि आखिर ये बहन किसकी है, फिर व्यापारी के पास आता है कि मुझे आपकी बहन से शादी करने हैं, ठीक है। तो अब उसकी बहन के पास आता है व्यापारी, और फिर व्यापारी जो है राजा को उनके, है ना, पहले की कहानी के बारे में अवगत करवाते हैं कि आपने, मेरी एक बहन थी अहिमर रानी, उनके साथ आपने क्या हाल हाल किया था उसका, आपने एक बार भी उसे बोलने का मौका नहीं दिया, इसलिए हमें सुन लेना चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ठीक है। सामने वाले को अपनी, है ना, सबूत में कुछ कहने का मौका भी देना चाहिए। दोनों पक्षों में बातें प्रॉपर रूप से होनी चाहिए, क्योंकि बातचीत करने से ही समस्या का समाधान होता है, नहीं तो प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है, ठीक है। उस दौरान भी अहंकार था लोगों को अपना साम्राज्य बढ़ाना था, ठीक है। तो अहम की भावना ने ही लोगों को क्या कर दिया था कि एक मतलब अलग-अलग युद्ध करने पर मजबूर कर दिया था, ठीक है। तो उस दौरान भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई थी। उसी तरह अगर हम आज की जिंदगी से भी कंपेयर करें या पहले कहानियों में भी कंपेयर करें, तो अगर हम किसी की बातों को नहीं सुन रहे हैं कि सच्चाई क्या है, और हम मन में ही मान ले रहे हैं कि हाँ इसने गलत किया है, तो हमें सच्चाई कभी पता चल पाती है क्या, नहीं पता चल पाती। इसलिए हमें सामने वालों की परिस्थिति को भी समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में परिस्थिति क्या रही होगी तब उसने ये बात कही है, कहा है। इसलिए जब भी आप लोग, है ना, कभी भी ऐसी सिचुएशंस होते रहती है लाइफ में, तो सामने वाले की बातों को प्रॉपर तरीके से सुनना है। सुनने से ही हमें समस्या का समाधान मिलता है, ठीक है। अगर राजा ने पहले ही रानी की बातों को सुन ली होती तो रानी को मरना पड़ता क्या, नहीं मरना पड़ता, और राजा को आज पछताने या ग्लानि नहीं होती। तो राजा को बहुत ज्यादा ग्लानि हो रही थी अपने किए गए कार्यों के ऊपर। फिर व्यापारी दोनों का शादी करवाते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, और खुशी-खुशी रहो, अच्छे से रहो, ऐसे करके वो बोल के वहां से अपने शहर लौट जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी अहिमर रानी की गाथा, ठीक है।
तो हमने केवला रानी की गाथा को भी पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेवा रानी की गाथा। तो कौन है भाई रेवा रानी? तो इसकी कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे रेवा रानी की गाथा, ओके। चलो, तो एक था राजा, है ना, एक था राजा, राजा का नाम था उग्रसेन। एक था राजा, राजा का नाम था उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी थी रेवा रानी, जिसको हम पवन रेखा भी कह सकते हैं। वो सखियों के साथ कहाँ जाती है? सरोवर जाती है स्नान करने। अब देखो मैडम ऐसी ऐसी कहानी सुनाती है, तो ऐसी ही है कहानी, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो रेवा रानी, जिसका नाम है पवन रेखा, वो अपने कुछ है ना सखियों के साथ चले जाती हैं सरोवर नहाने, ठीक है। और सखियां पीछे रह जाती हैं और रेवा रानी अकेले रह जाती हैं। जैसे कि हम चलते हैं या कभी आगे पीछे नहीं हो जाते हैं जी, कभी हम सखियों से आगे हो गए हैं या थोड़े से लेट हो गए हैं तो थोड़े से पीछे हो जाते हैं ना। तो ये जो रेवा रानी है ना, क्या होता है कि सखियों के पीछे हो जाती है और रेवा रानियां भी अकेले होती हैं। इस टाइम पीरियड में सखियां थोड़ी सी आगे हो गई हैं, रेवा रानी पीछे हो गई हैं, ठीक है। पूरी तस्वीर दिखाई दे रही है ना। क्या होता है, रेवा रानी जी पीछे पीछे अकेले पड़ गई हैं, ठीक। फिर दुमदुमी नाम का एक दानव उग्रसेन का रूप धारण करके रेवा रानी के पास पहुंचता है, ठीक है। दुमदुमी नाम का एक राक्षस है जो उग्रसेन का रूप धारण करके किसके पास पहुंच गया? रेवा रानी के पास पहुंच गया, ठीक है। रेवा रानी अचानक से सोचने में लग जाती कि अरे ये राजा कहाँ से आ गई मोर पास, है ना। वो सोचने लग गए भाई, वो ना सोचने लग गए रेवा रानी, अरे राजा कहाँ ले टपक गया ऐसे करके, ठीक है। लेकिन वो राजा था क्या? नहीं था, वो तो क्या था? दानव था, राक्षस था। कौन सा दानव? दुमदुमी नाम का। कहानी याद हो रहा है ना, ठीक है। एक था राजा उग्रसेन, उसकी रानी थी रेवा रानी। रानी कहाँ जाती है? स्नान करने। उसकी सखियां आगे हो जाती है, रानी पीछे हो जाती है। तभी उसी दौरान एक राक्षस आता है, उसका नाम है दुमदुमी राक्षस। किसके वेश में आएगा? उग्रसेन के वेश में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कहानी, अब यहाँ पे देखो और क्या होगी, यहाँ पे मजेदार बात देखते हैं, ठीक है। अब रेवा रानी उसके अनुचित व्यवहार का विरोध करती है। वो उसके पास आता है और उससे अनुचित व्यवहार करने लगता है। कौन? दानव, दुमदुमी दानव, ठीक है। दानव बलपूर्वक रेवा रानी के साथ दुर्व्यवहार करता है, ठीक है। बलपूर्वक क्या करता है? दुर्व्यवहार करता है। और रानी असहाय स्थिति और लोक लाज के कारण विवश हो जाती है। और जो दानव है रानी के साथ दुर्व्यवहार करता है और रानी जो है वो लोक लाज के कारण, ठीक है, और उस दानव का सामना नहीं कर पाती और वो जो है वो असहाय हो जाती है। लेकिन इस बात की चर्चा वो किसी के साथ नहीं करेगी, ठीक है। और दानव कहता है कि रानी का पुत्र आगे चलकर शक्ति से पूरी दुनिया को कंपा देगा और वहां से चले जाता है। और रानी को क्या बोलकर चले जाता है पता है? आगे चलकर तुम्हारी कोख से मेरा पुत्र जन्म लेगा जो आगे चलकर दुनिया को हिलाकर रख देगा, ठीक है। मेरा पुत्र आएगा आगे चलकर, तुम्हारी कोख से आएगा और वो जो है वो दुनिया को डराएगा, धमकाएगा, राज करेगा दुनिया पर, ऐसा बोल के वो वहां से गायब हो जाता है। कौन गायब हो जाता है? दुमदुमी दानव गायब हो जाता है। फिर देखो और आगे कहानी में क्या देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे रानी बहुत ही ज्यादा क्या हो गई है, अभी दुखी है, चिंतित है, टेंशन में है। और उनकी सखियां जो है वो रानी को खोजते खोजते पहुंचती हैं, ठीक है। लेकिन लोग लाज के कारण रानी जो है वो इस घटना का जिक्र रानियों से नहीं करती, वो शांत रहती है। क्योंकि रानी को भय था, लोक लाज भी था, ठीक है, क्या होगा उनके साथ, ठीक है, उनका लोग अपमान करेंगे, इसकी वजह से रानी क्या है, चुप है। चुप है बेचारी, अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त ही नहीं कर पा रही है। कौन व्यक्त नहीं कर पा रही है? रानी, ठीक है। फिर अगला इंसिडेंट देखो क्या होगा। रानी महल लौट आती है और कुछ समय बाद उनके गर्भवती होने का समाचार जो है वो पूरे महल में फैल जाता है, ठीक है। रानी महल लौट आती है और 1-2 महीने बाद पता चलता है कि रानी जो है वो क्या हो गई है, गर्भवती हो गई है। गर्भवती होने की चर्चा जो है वो कहाँ फैल जाती है? पूरे महल में फैल जाती है। फिर अगला इंसिडेंट होगा कि 10वें महीने में रानी को एक पुत्र, है ना, 10वें महीने जब आती है या 9वें 10वें महीने में रानी जो है वो एक पुत्र को जन्म देती है, ठीक है। किसको जन्म देती है? एक पुत्र को जन्म देती है, जिसे आगे चलकर हम कंस के नाम से जानते हैं,
ठीक है, आगे चल के हम किसके नाम से जानते हैं? कंस के नाम से जानते हैं। और कंस अपने अत्याचार और आतंक के कारण क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। और इसी गाथा में पुरुष के अत्याचार, नारी की विवशता और लोकलाज की दीनता का वर्णन है। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या समझ में आती है कि, है ना, पुरुष के अत्याचार, रानी की विवशता और लोकलाज की दीनता का वर्णन है। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक दानव है, उसने अत्याचार किया है, रानी की विवशता थी, लोकलाज के भय के कारण वो अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं कर पाई, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाई। ठीक है, रानी की बहुत बड़ी विवशता थी, यहाँ पे रानी असहाय थी, रानी जो है उस राक्षस का सामना नहीं कर पाई। ठीक है, तो यहाँ पर इस कहानी में ये पूरी चीजें आपको दिखाई गई है। ठीक है, अब जानते हैं कि किस तरह से फिर यहाँ पे कंस आए और वो कितना अत्याचार किया करते थे अपने साम्राज्य में। जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? ठीक है, फिर बाद में इस कंस का भी वध करने के लिए हमारे पास कौन आ गए? श्री कृष्ण जी आ गए। तो ये कहानी थी रेवा रानी की कहानी। चलिए मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की कहानियां ऐसी है जिसमें हमें प्रेम देखने को मिलेगा, दया देखने को मिलेगी, ममता करुणा देखने को मिलेगा, राजा रानी की कहानी देखने को मिलेगी। कहीं भी त्याग की भावना दिख रही है तो कभी लोग जो है वो अपनी पति प्रेम में इतनी उलझी हुई हैं कि वो अपने पति की बड़ी से बड़ी गलतियों को माफ कर रही हैं। ठीक है, नारी की असहाय स्थिति का वर्णन हमें देखने को मिलेगा, रानी की विवशता, रानी की मजबूरी देखने को मिलेगी। तो सारी कहानियों में हमें ये सारे जो मैंने अभी बोला वो सारे पॉइंट जो है आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट बचे हुए हैं तो एक कहानी और हो जाएगा हमारा। तो मैं इसको फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, फिर हम लोग दूसरी कहानी के बारे में पढ़ेंगे, राजा वीर सिंह की गाथा। ओके, जो कि एक वीर गाथा है। ठीक है, तो हम लोग छत्तीसगढ़ की गाथाओं को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? पहला है प्रेम प्रधान गाथाएं, दूसरा है वीर गाथाएं, तीसरा है धार्मिक एवं पौराणिक गाथाएं। सभी को याद रहेगा? ठीक, अब मैं फिर से रिपीट करती हूँ। एक था राजा, राजा कौन था? उग्रसेन। रानी कौन थी? जिसको हम पवन रेखा भी कहते हैं। रानी कहाँ जाती है? स्नान करने जाती है। कहाँ जाती है? स्नान करने जाती है। किसके साथ जाती है? सखियों के साथ। उनकी सखियां आगे निकल जाती है, रानी पीछे हो जाती है। तब एक राक्षस आता है, एक दानव आता है, उस दानव का नाम है दुमदुमी। ठीक है, और दुमदुमी दानव आता है और राजा का वेश धारण करके आता है, रानी के साथ दुर्व्यवहार करता है। ठीक है, लोक लाज की भय के कारण रानी जो है इस बात की चर्चा किसी के साथ नहीं करती हैं। वो बहुत ही ज्यादा दुखी और चिंतित हो जाती हैं। उसने फिर वो अकेले बैठे रहती हैं, उनकी सहेलियां उनको ढूंढते ढूंढते आती हैं, फिर वो अपनी सहेलियों से भी इस बात की चर्चा नहीं करती हैं। ठीक है, और जब दानव यहाँ से जाते रहता है तो उसने क्या बोला था रानी को कि तुम्हारे कोख से कुछ समय बाद मेरा पुत्र उत्पन्न होगा और वो क्या होगा? बहुत ही ज्यादा डरावना होगा। ठीक है, दुनिया को कंपकपा देगा, है ना, दुनिया को हिला के रख देगा। ठीक है, सब उससे डरेंगे। ऐसा कर कर वो चले गया था ना। तो लेकिन रानी ने इसकी चर्चा किसी से भी नहीं की। फिर समय बीतते गया बीतते गया बीतते गया, उन लोग महल भी वापस आ गए। तो है ना, कुछ टाइम बाद रानी जो है वो गर्भवती हुई और 9वें 10वें महीने में उसके कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया और उसी का नाम है कंस। ठीक है, फिर बाद में कंस का वध करने के लिए कौन आएंगे? श्री कृष्ण जी आएंगे। ठीक है, तो ये थी कौन सी गाथा? रेवा रानी की गाथा। ये हमारी लोक गाथाओं में कहा गया है। ठीक है, तो हमने हिमर रानी की गाथा को पढ़ लिया है और कल की क्लास में हमने केवला रानी की गाथा को पढ़ लिया है और आज हमने कौन सी गाथा को पढ़ा? रेवा रानी की गाथा। अब इसके बाद हम लोग वीर गाथा में आज पढ़ने वाले हैं राजा वीर सिंह की गाथा। किसकी गाथा? वीर सिंह की गाथा। तो राजा वीर सिंह की गाथा जो कि प्रेम प्रधान नायिका प्रधान एक लोक गाथा है। राजा वीर सिंह की गाथा कैसी गाथा है? प्रेम प्रधान नायिका प्रधान एक लोक गाथा है। तो आज हम लोग जानेंगे कि राजा वीर सिंह की गाथा में हमें कौन कौन सी बातों को बताया गया है और इसकी कहानी क्या है। ठीक है, और इसकी कहानी क्या है तो इसकी चर्चा हम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, एक समय की बात है, वीर सिंह नाम का एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा था। एक समय की बात है, वीर सिंह नाम का एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा था जिसका नाम क्या था? राजा वीर सिंह। वो क्या था? बहुत ही ज्यादा पराक्रमी था और धर्मपरायण था। ये लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचता था। ठीक है, लोगों की मदद करता था। ठीक है,
प्रजा हित में कार्य करता था। कौन? राजा वीर सिंह। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड स्टेप देखते हैं। वह अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था और रानी भी अत्यंत सुंदर थी, बुद्धिमान थी और क्या थी? सद्गुणी थी। ठीक है, वो सारे गुणों से युक्त थी, सुंदर तो थी ही थी, सुंदर के साथ साथ वो बहुत ही अच्छी थी, उसके अंदर अहंकार घमंड नहीं था। ठीक है, और वो बुद्धिमान भी थी और सद्गुणी थी। ठीक है, सारे गुणों से युक्त होना, तो इस तरह से गुणों से परिपूर्ण थी रानी। किसकी रानी? राजा वीर सिंह की रानी। फिर एक दिन एक योगी, है ना, अब देखो कहानी में, एक दिन एक योगी राज्य में आया। देख सकते हो, एक योगी कहाँ पे आ गया है? राज्य में। किसके राज्य में? राजा वीर सिंह के राज्य में। ठीक है, वह तंत्र मंत्र का बड़ा सिद्ध था और उसकी नीयत ठीक नहीं थी। अब यहाँ पे राजा रानी मस्त से जीवन यापन कर रहे हैं, बढ़िया से अपने राज्य में खुशी खुशी से हैं जी। एक दिन आ गया उसके राज्य में एक योगी, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा योगी था, जिसके पास तंत्र मंत्र का बहुत सारा ज्ञान था, लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं थी। योगी की नीयत ठीक नहीं थी, वो रानी को एक दिन मक्खी बना देगा। ठीक है, वो रानी को क्या बना देगा? मक्खी बना देगा। तो ध्यान से सुनिए, किसकी नीयत ठीक नहीं थी? योगी की नीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, तो लग रहा होगा कि मैडम क्या क्या कहानी बताती है। एक्चुअल में कहानी है, लोक गाथा में हमें पढ़ना पड़ता है और हमारे सीजीपीएससी मेंस के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। रेवा रानी की गाथा को समझाइए 60 शब्द, केवला रानी की गाथा को समझाइए 60 शब्द, या पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ की लोक गाथाओं का वर्णन कीजिए, आदिकालीन लोक गाथा और मध्यकालीन लोक गाथा, पूरा वर्णन कीजिए, डिटेल से समझाइए, तब क्या करेंगे? आपको कहानी याद नहीं रहेगा तो एकदम सरल सी चीजें हैं। 15 अंक चाहिए कि नहीं चाहिए? 15 अंक चाहिए तो आपको 175 शब्द में इसे लिखना पड़ेगा, और ज्यादा तो भारी है ही नहीं, इतना कहानी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, है ना। तो अब फिर लिखना है जी सभी गाथाओं को। अगर आदिकालीन लोक गाथा और मध्यकालीन लोक गाथाओं को सबसे पहले नाम को लिखना है, उसके बाद एक एक कहानी को समझा देना है। ठीक है, मिल जाएंगे नंबर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक योगी जो है वो तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा सिद्ध था और उसकी नीयत ठीक थी क्या? नहीं थी। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अब योगी ने जादू मंत्र का प्रयोग कर रानी का अपहरण कर लिया और उसे अपने साथ ले गया। रानी बुद्धिमान थी, ठीक है, रानी सद्गुणी थी, ठीक है, और रानी सुंदर तो थी। इस योगी का नियत ठीक नहीं था। योगी ने अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रानी को क्या कर लिया? अपहरण कर लिया। क्या कर लिया? अपहरण कर लिया। अब देखो, है ना, योगी ने अपने मंत्र बल से रानी को मक्खी के रूप में बदल दिया, ठीक है, और उसे एक डब्बे में बंद कर दिया। देख पा रहे हो जी, योगी ने क्या किया? अपने मंत्र बल से रानी को मक्खी में बदल दिया और उसे क्या कर दिया? एक डब्बे में बंद कर दिया। मजा आ रहा है? कम से कम कहानी तो याद होना चाहिए ना। योगी ने क्या किया? अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया और रानी को किस में बदल दिया? मक्खी में बदल दिया। देख पा रहे हो, रानी अब डब्बे के अंदर मक्खी के रूप में कैद है। कैद है कि नहीं? ठीक। फिर क्या हुआ? राजा वीर सिंह को जब इसका पता चला तो रानी की खोज में निकल पड़ा बेचारा। रानी से बहुत प्रेम करता था। ठीक है, जैसे ही राजा वीर सिंह को पता चलता है कि योगी ने मेरी पत्नी की ये हालत की है, और रानी की खोज में निकल पड़ता है बेचारा। ठीक है, अब देखो वो रानी को ढूंढ पाएगा कि नहीं ढूंढ पाएगा? ढूंढ लेगा भाई, वो रानी से अत्यंत प्रेम करता था और राजा जो है वीर था, साहसी था, तो वो ढूंढ कर ही रहेगा। ठीक है, लास्ट में वो योगी को मार भी देगा। अब देखो, राजा ने कई कठिनाइयों का सामना किया, जगह जगह ढूंढा, जंगल, पहाड़, नदियां पार किया और योगी के आश्रम तक जा पहुंचा। ठीक है, और उसने अपनी बुद्धि, साहस और भक्ति के साथ योगी से युद्ध किया और उसकी माया को तोड़ दिया। इसकी बुद्धि, है ना, बुद्धि का भी प्रयोग किया, साहस का भी प्रयोग किया और साथ साथ भक्ति का भी प्रयोग किया, और किसकी माया को तोड़ दिया? योगी के माया को तोड़ दिया, क्योंकि राजा भी बुद्धिमान था, साहसी था, निडर था, तभी जो है वो इस जादू मंत्र से युक्त योगी को क्या किया? हरा दिया और उसकी माया को तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया? राजा वीर सिंह ने तोड़ दिया। फिर क्या होता है कि राजा ने डिब्बा खोला और रानी को मक्खी के रूप में मुक्त किया। इस डिब्बे को उसने खोला और रानी को मक्खी के रूप से क्या किया? मुक्त किया। ठीक है, मुक्त कर दिया। अब राजा के प्रेम और दिव्य मंत्रों के प्रभाव से रानी पुनः अपने सुंदर और दिव्य रूप में वापस आ गई।
ठीक है। राजा ने कुछ मंत्रोच्चारण किए, भगवान का नाम लिए होंगे, ठीक है, और कुछ दिव्य मंत्र का भी उन्होंने प्रयोग किया क्योंकि बुद्धिमान भी थे और ठीक है, शिक्षित भी थे, ज्ञानी भी थे, तो उन्होंने कुछ मंत्रों का प्रयोग किया ताकि योगी का जो माया है वो टूट सके, फिर रानी जो है वो फिर से अपने दिव्य रूप में, उसी रूप में वापस आ जाती है, ठीक है। तो ये कहानियां हैं भई जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक चलते आ रही है और इसको लोक गाथाओं में गा कर लोग सुनाते हैं, हमारे लोक गाथाकार लोग, ठीक है। और राजा और रानी प्रसन्न होकर अपने राज्य जो है वो सफलतापूर्वक लौट आते हैं और छत्तीसगढ़ के लोक गाथाकार इस गाथा को रात भर झूम-झूम कर गाते हैं। इसमें तंत्र मंत्र, जादू और है ना प्रेम का अद्भुत संगम है। इसमें तंत्र मंत्र, जादू और प्रेम का अद्भुत संगम है। तो इसमें हमें राजा के साहस के बारे में, उसकी निडरता के बारे में, उसकी बुद्धिमान और उसके ज्ञान के बारे में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि कैसे अगर कोई सामने वाला व्यक्ति हमसे ज्यादा है ना मतलब बोलना चाहिए शक्तिशाली है, तो हम उस शक्तिशाली व्यक्ति को भी हरा सकते हैं अगर हम अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी का प्रयोग करें तो। ठीक है, तो ये कहानी हमें यही संदेश देती है कि अगर हम सत्य के साथ हैं, अपने सत्य रास्ते में चल रहे हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमारे साथ भी अच्छे से ही होगा, बस हमें अपने ज्ञान और बुद्धि का सही प्रयोग करना है, ठीक है? तो इसी को हमारे जो लोक गाथाकार होते हैं ना, गीत के माध्यम से गाते हुए, झूमते हुए लोगों को बताते हैं। इन्हीं कहानियों को उन लोग किसके रूप में प्रस्तुत करते हैं? कहानियों के साथ-साथ गाथा के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि मैंने धार्मिक एवं पौराणिक गाथा में आपको फूलबासन की गाथा के बारे में बताया, अभी हम लोग पढ़ेंगे कहानियों को धीरे से और बताया आप लोगों को कि पंडवानी गाथा। पंडवानी गाथा में भी तीजन बाई क्या सुनाती है? कहानी सुनाती हैं और बीच-बीच में वो गीत के बोल भी गा-गा के बताती हैं। किसको बताती हैं? कहानियों को बताती हैं, ठीक है? तो यही होती है आपकी लोक गाथा और लोक गाथा में आपकी पंडवानी को भी हम काउंट करते हैं, ठीक है? तो इसी तरह हम तस्वीरों के माध्यम से पूरी कहानियों को समझेंगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। मज़ेदार लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक, तो तीनों कहानियाँ याद हुई? 4 कहानी पढ़ ली हम लोग। सबसे पहले कहानी क्या पढ़े हैं? अय्मर रानी की गाथा। उसके बाद हम पढ़े हैं केवला रानी की गाथा। उसके बाद हम क्या पढ़े हैं? रेवा रानी की गाथा। उसके बाद राजा वीर सिंह की गाथा। तो ये तीनों कहानियाँ तो थोड़े से रानी-रानी वाले हैं तो तुरंत याद हो जाएगा। अहिमर रानी की गाथा, केवला रानी की गाथा, रेवा रानी की गाथा, उसके बाद वीर गाथा में राजा वीर सिंह की गाथा। अब हमारे पास तीसरा बचा हुआ है धार्मिक एवं पौराणिक गाथा। तो धार्मिक एवं पौराणिक गाथा में हम लोग 2 गाथा को पढ़ेंगे, फूलबासन की गाथा और पांडवानी गाथा, ठीक है? तो चलें फूलबासन की ओर। ओके, तो फूलबासन और फूलकुंवर दोनों अलग है, ठीक है? इस चीज को ध्यान देना, ठीक? फूलबासन और फूलकुंवर दोनों अलग है। मैंने यहाँ पर लिखा फूलबासन, फूलबासन की गाथा। ये आदिकालीन क्या है? धार्मिक एवं पौराणिक गाथा। आदिकालीन धार्मिक एवं पौराणिक गाथा है, ठीक। और उसके बाद इसी टाइप का सेम नाम टाइप से हमें दिखेगा और वो है आपकी फूल कुंवर की गाथा। कौन सी गाथा? फूल कुंवर की गाथा, ठीक है? फूल कुंवर की गाथा। अब देखो ये फूल कुंवर की गाथा है, ये वीर गाथा है। इसको हम किस में पढ़ते हैं? वीर गाथा। और हम लोग इसको पढ़ते हैं मध्यकालीन गाथा में। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा, क्या बोलोगे? मध्यकालीन लोक गाथा। छत्तीसगढ़ की मध्यकालीन लोक गाथा है और ये है आदिकालीन, हाँ, आदिकालीन धार्मिक एवं पौराणिक गाथा। तो आदिकालीन धार्मिक और पौराणिक गाथा में हम लोग पढ़ेंगे फूलबासन की गाथा। इसमें क्या होता है? सीता माता जी, इसको भूलना नहीं है, काफी कंफ्यूज क्रिएट करेगा एग्जाम में जी। सीता माता एवं लक्ष्मण के बीच
संवाद का वर्णन है। ठीक है जी, सीता माता जी और लक्ष्मण के बीच संवाद का वर्णन है। और फूल कुंवर क्या है? राजा जगत की पुत्री है। राजा जगत की पुत्री है। जो मुगलों के साथ युद्ध लड़ती है। मुगलों के साथ युद्ध लड़ती है। तो फूल कुंवर कौन है? राजा जगत की पुत्री है, जो किसके साथ युद्ध लड़ती है? मुगलों के साथ युद्ध लड़ती है। तो कई लोगों को फूलवासन फूल कुंवर सेम लग रहा है, तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो दोनों गाथाएं अलग अलग है। फूलवासन की गाथा आई तो आपको फूल कुंवर लिख के नहीं आना है, नहीं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। अब आप सामने वाले को बेवकूफ नहीं बना सकते, आपसे भी कई बुद्धिमान लोग वहां पे बैठे हुए हैं, ठीक है, चेक करने के लिए। तभी जो है वो मेंस का पेपर चेक करते हैं। ठीक है, ऐसे किसी को भी मेंस का पेपर चेक करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सी गाथा? फूलवासन की गाथा। इतना ही 3 स्टेप बस बताए रहूंगी, ठीक है, क्योंकि टाइम होने वाला है। ओके, तो फूलवासन की गाथा हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि चमत्कारिक शक्ति वाली नायिका फूलवासन की अद्भुत लोक गाथा। ठीक है, ये फूलवासन कौन है? एक्चुअल में फूल है कि किसी राजा की पुत्री है? क्यों जी, नींद आवा थे कैसे? हम्म, तो सीता का सपना। सीता माता एक दिन सोए रहती हैं, ठीक है। अब रामायण से कंपेयर मत करने लग जाइएगा, ये लोक गाथा है, ऐसे हमारी कहानियों में प्रचलित है। ठीक है, सीता माता एक दिन सोए रहती हैं, ठीक है। सपने में उन्हें आता है पसहर चावल, हरी मूंग की दाल और फूलवासन का फूल। उनके सपनों में 3 चीजें आती है, पसहर चावल और हरी मूंग की दाल और फूलवासन का फूल। ये 3 चीजें उनके सपने में आई। किसके सपने में? सीता माता जी के सपने में। फिर क्या होता है कि सीता ने लक्ष्मण से कहा, देवर जी, है ना, कि मुझे फूलवासन का फूल लाकर दो। ठीक है, देवर जी मुझे फूलवासन का फूल लाकर दो। अपने देवर जी से हट कर रही है सीता माता। फिर लक्ष्मण जी फूलवासन की खोज के लिए जंगल की ओर निकल पड़े और रास्ते में उन्हें बहुत कठिनाइयां मिली। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं? फूलवासन की खोज के लिए कहाँ निकल पड़ते हैं? जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, और रास्ते में उन्हें जो है वो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसे? लक्ष्मण जी को कठिनाई का सामना करना पड़ा। ठीक, तो सबसे पहले हमने देखा सीता माता जी के सपने में 3 चीजें आई। कौन कौन सी? हाँ, हाँ, तो हमने बोला पसहर चावल, मूंग की दाल और फूलवासन का फूल। फिर सीता जी बोलती हैं, देवर जी मुझे क्या चाहिए? फूलवासन का फूल चाहिए। उसके बाद लक्ष्मण जी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। ठीक है, बीच बीच में उन्हें बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब अगला स्टेप देखते हैं, चौथा। अब फिर यहाँ पे एक जटा वाले योगी मिलते हैं, है ना। अब ये मत समझना कि मैडम फिर योगी के बारे में बता रही है, ठीक है। तो ये योगी उस टाइप से नहीं थे, ये थोड़े अलग टाइप से योगी थे। योगी की जटाएं काफी लंबी थी, ठीक है। योगी की जो बाल की जटाएं रहती है ना, वो काफी लंबी थी, बहुत लंबी थी। तो कई दिन चलने के बाद लक्ष्मण को एक जटाधारी क्या मिलते हैं? योगी मिलते हैं। और लक्ष्मण योगी के जटाओं में फंस गए। देख सकते हो लक्ष्मण कैसे फंस गए हैं? योगी की जटाओं में फंस गए हैं बेचारे। ठीक, फिर लक्ष्मण ने योगी की सेवा की। लक्ष्मण ने क्या की? योगी की सेवा की। और लक्ष्मण ने हार नहीं मानी, 6 दिन तक योगी की बहुत सेवा की। योगी जो है वो प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक जटाधारी योगी से मुलाकात की और 6 दिन तक लगातार किसकी सेवा किए? योगी की सेवा किए। और योगी ने कहा फूलवासन कोई, और योगी ने कहा कि तुमने सेवा किया है तो तुम कुछ वर मांगो। ठीक है, किससे कहा? लक्ष्मण से कहा। ठीक, कहाँ चले गया जी पीछे। तो तब योगी ने कहा कि फूलवासन कोई साधारण फूल नहीं है, वो राजा साल केवरा की 7 बेटियों में सबसे छोटी बेटी है। राजा का नाम है साल केवरा की 7 बेटियों में सबसे छोटी बेटी है। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी ने किसकी सेवा की है? योगी की सेवा की है। तो योगी जो है कुछ वर मांगने के लिए बोलते हैं। तो लक्ष्मण जी वर मांगते हैं कि मुझे फूलवासन का फूल चाहिए। तो यहाँ पे योगी कहते हैं कि
फूलबासन कोई साधारण फूल नहीं है, और राजा साल केवरा की 7 बेटियों में से सबसे छोटी बेटी है। तो किसी राजा की पुत्री थी भाई फूलबासन, ठीक है, जो कि तालाब में जाके वो फूल बन जाती थी आधी रात में। ठीक है, आ रही है बात समझ में? फिर क्या होता है कि फूलबासन का जादुई रूप देखेंगे हम लोग। कौन सा रूप देखेंगे? जादुई रूप। तो सातों बहनें सरोवर में स्नान करने जाती हैं, और फूलबासन रात में सरोवर के बीच में जाती थी और फूल बन जाती थी। अब क्या होता है कि अब सभी बहनें सरोवर में स्नान करने जाती थी, लेकिन ये रात में और जाती थी। कहाँ? सरोवर में। रात में और जाती थी और क्या बन जाती थी? फूलबासन का फूल बन जाती थी। ठीक है? राजा की 7वें नंबर की बेटी यानी कि सबसे छोटी पुत्री। देख पा रहे हो? क्या बन जा रही है ये? फूल बन जा रही है। ठीक है? तालाब के फूल का याद आ रहा है जी। तो लक्ष्मण ने उसे पहचान लिया। ठीक है? लक्ष्मण समझ गए कि सरोवर में बनने वाला फूल ही क्या है? फूलबासन है। ठीक है? फिर लक्ष्मण फूलबासन को लेकर कहाँ लौटते हैं? महल लौटते हैं। योगी की मदद से लक्ष्मण फूलबासन को लेकर, है ना, सीता माता के पास आ गए। अब फूलबासन कौन है वो तो पता चल गया है, और फूलबासन को लेकर वो सीता माता के पास आ जाते हैं। ठीक है? अब थोड़ा सा ना टाइम मांग के आ गई हूँ, 5 मिनट। अब क्या होता है, अब योगी की मदद से लक्ष्मण को पता चल गया है कि फूलबासन का फूल कौन सा है। ठीक है? अब ये उसी तालाब में जाते हैं जहाँ पे ये रात में आके क्या बन जाती है? फ्लावर बन जाती है, फूल बन जाती है। ठीक है? अब लक्ष्मण को पता चल गया यही फूल है। अब वो फूलबासन के फूल को लेकर किसके पास आ गए हैं? सीता माता के पास आ गए हैं। ठीक है जी? अब सीता माता की प्रसन्नता, सीता माता को चाहिए था क्या? फूलबासन का फूल। अब लक्ष्मण ने सब बात बताई और फूलबासन को सीता माता के सामने रखा। सीता माता जो है वो बहुत प्रसन्न हुई। क्या हुई? बहुत प्रसन्न हुई। फिर आगे कहानी में क्या होगा कि फूलबासन ने फिर चमत्कार किया। जब सब लोग फूलबासन को देखने आए तो वो फिर सरोवर में जाकर फिर फूल बन गई। अब सीता माता ने क्या किया? आओ हमारे यहाँ क्या है? फूलबासन का फूल है। अब सब लोग आ गए हैं फूलबासन के फूल को देखने। फूलबासन का फूल तो गायब है। उसके बाद क्या हुआ कि फूलबासन जो है वो फिर से सरोवर में आती है और क्या बन जाती है? फूल बन जाती है। ठीक है? फिर उसके बाद सब लोग फूलबासन को ढूंढते-ढूंढते तालाब में आते हैं और उसको क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। ठीक है? दिखाई दे रहा है? अब फूलबासन गाथा की नायिका है, जो चमत्कारिक शक्ति से संपन्न है ना? यह गाथा साहस, सेवा, भक्ति और धैर्य का सीख देती है। यह गाथा जो है वो साहस, सेवा, भक्ति और धैर्य का सीख देती है। तो फूलबासन क्या है कि इस गाथा की नायिका है जो कि चमत्कारिक शक्तियों से युक्त है। ठीक है? तो यही है फूलबासन की गाथा। फूलबासन एक राजा की पुत्री है, ठीक है, जो कि सरोवर में जाके आधी रात्रि को क्या बन जाती थी? फूल बन जाती थी। और सीता माता के सपने में ये फूलबासन का फूल आया हुआ था, और उन्हें फूलबासन को देखने की बहुत ही ज़्यादा, है ना, लालसा रहती है, और उस लालसा के तहत उन्होंने अपने देवर को इस फूल की खोज करने के लिए भेजा और इस फूल को लाने के लिए भेजा। ठीक है? तो इस पूरी कहानी का चित्रण आपको फूलबासन की गाथा में देखने को मिलता है। इससे पहले जो क्वेश्चंस आया है ना, उसमें कैसे पूछा गया है कि फूलबासन की गाथा क्या है? तो उसमें सिर्फ इतना ही दिया गया है कि इसमें सीता माता को वो फूलबासन नामक फूल लाने का अनुरोध करती है। किससे अनुरोध करती है? लक्ष्मण जी से। ठीक है? तो इसकी आगे की कहानी हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। कौन-सी गाथा? पंडवानी गाथा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन लोक गाथा। उसमें हम लोग पढ़ेंगे लोरिक चंदा, ढोला मारू की गाथा जो कि प्रेम प्रधान गाथा है। फिर वीर सिंह की गाथा मतलब वीर गाथा में पढ़ेंगे हम लोग फूल कुंवर की गाथा और हाँ, कल्याण साय की गाथा। हाँ, वही है, ठीक है? उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक एवं पौराणिक गाथा में, ठीक है? देवी गाथा, सरवन गाथा, दशमत कईना की गाथा, नगेसर कईना की गाथा, ठीक है? तो सारी चीज़ों को हम लोग उसमें पढ़ते जाएँगे, ठीक है? आ रही है बात समझ में? ठीक, तो चलिए फिर सभी बच्चों को थैंक यू। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक?